हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 10th का तीसरा चैप्टर, जिसमें हम धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह या रेलवे वगैरह या ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम जिनमें जनरल साइंस आती है, तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। और जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो तो कम से कम पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इस चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट है, तो जो 6 के स्टूडेंट हैं साइंस के वो देख सकते हैं, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के, इस टाइप से पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट है। आप वहां से देखकर और अपने जो भी रिलेटिव है जो पढ़ रहे हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो देखो, इसमें हम पढ़ेंगे धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जो 9वीं क्लास है उसमें हमने पढ़ा भी था। तो यहाँ पर देखो, 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में जो है वर्गीकृत किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में धातु और अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित हैं। हम इनके कुछ गुणधर्मों का जो है विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, हर चीज़ के सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, तो केमिस्ट्री या रसायन या विज्ञान की भाषा में हम सब चीज़ जो भी आएगी, धातु है, अधातु है, उपधातु है ना, सभी चीज़ों के पहले भौतिक गुण देखेंगे, फिर रासायनिक गुणधर्म, फिर उनके बनाने की विधियाँ, फिर उनके उपयोग वगैरह। इस टाइप से पूरा प्रोसेस हर बार देखने को मिलेगा। तो भौतिक गुण देखते हैं। सबसे पहले हम धातु की बात कर रहे हैं कि इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान होता है। किसको? धातु को। इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अब आप सभी को पता है कि क्रियाकलाप यानी कि प्रैक्टिकल से ही जो है आपकी चीज आपको जो है ऐसी वे में समझ में आएगा, और यहाँ पे क्रियाकलाप आपको देखना ही है। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित धातुओं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने आपको इकट्ठा करने हैं। क्रियाकलाप 3.1 आपके सामने देखने को मिल रहा होगा। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने आपको लेने हैं। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर आपको ध्यान देना है। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को जो है आपको साफ करनी है और उसके स्वरूप पर फिर से ध्यान देना है। देखो, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को हम कहेंगे क्या? धात्विक चमक। एक बात याद रखना, धातु जो है उसकी जो सतह है वो चमकदार होगी, और इसी कारण हम इसको क्या कहेंगे? धात्विक चमक कहते हैं। अब अगला क्रियाकलाप आपके सामने है, क्रियाकलाप 3.2। आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, उनके छोटे टुकड़े आपको लेने हैं। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास करना है और देखना है क्या ये कट पाते हैं या नहीं कट पाते हैं। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा आपको पकड़ना है। सावधानी यहाँ पर यह बरतनी है कि सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वांच गिलास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आप क्या देखेंगे, क्या ये कट जाता है या नहीं कटता है? देखो, आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता जो है अलग अलग आपको देखने को मिलती है। यहाँ वापस से क्रियाकलाप 3.3 आया है। देखो, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक यानी कि खंड पर रखकर 4 या 5 बार हथौड़े से आपको प्रहार करना है। आपने क्या देखा? अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया आपको दोहरानी है, और उनके आकार में कोई परिवर्तन होता है तो वो आपको देखना है। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, और इस गुणधर्म को हम कहेंगे क्या? अज्ञात वर्ध्यता। याद रखिएगा, किसी भी धातु को अगर पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जाता है तो इस गुणधर्म को हम क्या कहेंगे? अज्ञात वर्ध्यता। क्या आप जानते हैं सोना या चांदी सबसे अधिक अज्ञात वर्धीय धातुएं होती हैं?
आप जब भी सोनार की दुकान पे जाएंगे तो आपको इजी वे में चीज़ समझ में आ जाएगी। वहाँ पर आप देखेंगे कि सोनार सोने को, चांदी को बढ़िया पीट पीट के उसको पतला करता है, अलग अलग डिजाइन बनाता है ना। तो वो अज्ञात वर्दीयता का गुण होता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, इन धातुओं की सूची बनाइए जिनके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। ऐसी चीज़ें आपको देखनी है जिन्हों के तार के रूप में भी जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तार तो समझते होंगे, बिल्कुल बारीक सा एक लंबा सा जो रहता है वो तार। देखो, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को, अगर धातु का कोई तार है और उसको पतले तार को खींचने की जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी, तन्यता। और धातुओं को पीटने की क्षमता अज्ञात वर्धनीयता होती है। और यहाँ पर धातुओं को तार को खींचने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, तन्यता। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी कि सोने को आप कितना भी चाहो उतना खींच सकते हो, ऐसा है, ठीक है। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु यहाँ पर बताई गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। याद रखना, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। सोच के देखो, 1 ग्राम सोना आपने लिया है और 2 किलोमीटर, तो सोचो कि कितना पतला होगा, यानी कि उसमें तन्यता के गुण कितने ज़्यादा होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धातुओं में सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है और कहीं पर आपको गोल्ड या सोना देखने को मिल जाए तो टिक कर देना, सबसे ज़्यादा तन्यता उसी में है। आगे देखो, अज्ञात वर्धनीयता और तन्यता दोनों समझ में आ गई होगी। अज्ञात वर्धनीयता तो होती है धातुओं को पीट पीट कर बिल्कुल पतली चादर बनाना, ठीक। तन्यता होती है किसी तार को खींच के इतना ज़्यादा खींचना, वो जो क्षमता होती है खींचने की, वो तन्यता होती है। तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। वापिस से यहाँ पर क्रियाकलाप आपको देखने को मिल रहा है। इसमें देखो, धातु जो है ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यह तो आपको सभी को पता है। यहाँ बर्नर आपको देखने को मिल रहा है, एक क्लिप स्टैंड देखने को मिल रहा है, धातु का तार यहाँ पर रखा हुआ है बिल्कुल, और तार का जो खुला सिरा है, पिन है और मोम वहाँ पर लगा रखी है, ठीक है। एल्यूमिनियम या कॉपर का आपको तार लेना है, जो हरे कलर में दिख रहा है वो तार है। क्लिप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा कि चित्र में बांधा हुआ है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन आपको लगानी है। स्प्रिट लैम्प जो आपका होता है, बर्नर वगैरह, मोमबत्ती या बर्नर से जो है क्लिप के निकट तार को गर्म करना है आपको, है ना। तार को करना है, मोम को नहीं। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, आपके परीक्षणों को लिखिए। क्या धातु का तार द्रवित हो जाता है? क्या धातु का तार टिपकने लगता है या उससे कुछ निकलने लगता है, ऐसा कुछ होता है? देखो, उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक है। याद रखेंगे, धातु हमेशा ऊष्मा की सुचालक होती है और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, ये भी याद रखना है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। जो सिल्वर है और कॉपर है वो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। इनकी तुलना में लेड और मरकरी जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो लेड और मरकरी तो ऊष्मा के कुचालक, ठीक। और जो यहाँ पर सिल्वर और कॉपर है वो ऊष्मा के अच्छे चालक, ठीक है। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक होती है? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 3.6 आपके सामने देखने को मिल रहा है। इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको? ए और बी क्लिप देखने को मिल रहे हैं, स्विच देखने को मिल रहा है, बल्ब है और बैटरी है, ठीक है भाई। यानी कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, ये हम देख रहे हैं। चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट तैयार किया गया है, जो कि आपने देख लिया सामने। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखना है जैसा कि पहले चित्र 3.2 में रखा हुआ था। क्या बल्ब जलता है या नहीं जलता, ये पता करते हैं। देखो, आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की तरह परत चढ़ी होती है। अगर नहीं देखा है तो घर के बाहर आपका जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर के ऊपर कोयल लगी होगी ब्लैक कलर की, तो वो होती है पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होती है, वो रबड़ जैसी आपको दिखती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें हम कहते हैं सोनोरस, यानी कि ध्वनिक कहते हैं। याद रखेंगे, जो धातुएं कठोर सतह से अगर टकरा रही है और आवाज़ उत्पन्न कर रही है तो उन्हें हम कहेंगे क्या? ध्वनिक, यानी कि सोनोरस।
क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? अब जब आप लोग स्कूल की घंटी देखेंगे, एक डंका जैसे ही मारते हैं तो वो गूंजती है, देखना इस बात को। तो वो होती है क्या? धातु कठोर सतह से जब टकराएगी तो वो आवाज उत्पन्न कर रही है, तो उसमें कौन सा गुण है? ध्वनिक, यानी कि सोनोरस उसमें गुण है। अब हम अधातु की बात करेंगे। धातु तो हमने देख ही ली कि धातु में एक तो कौन सा गुण पाया जाता है? पहला गुण उसमें यह होता है कि वो अज्ञात वर्धनीय है। दूसरा, तन्यता पाई जाती है। तीसरा, ऊष्मा की सुचालक होती है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। देखो, और उसमें एक सोनोरस का गुण भी पाया जाता है। अधातु की बात करते हैं। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। धातुएं ज़्यादा हैं, अधातुएं कम है, ये बिल्कुल हमको पता है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि निम्न में से कौन अधातु है, और कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में से कोई दिख जाए तो टिक कर देना। ये सब क्या है? अधातुओं के उदाहरण। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन जो होती है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि द्रव होती है। इसके अलावा जो सारी अधातुएं हैं, या तो वो ठोस होगी या फिर गैस होती है। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं, है ना। जैसे अभी हमने पढ़े कि अज्ञात वर्धनीय है, तन्यता है, ऊष्मा की सुचालक होती है, उनमें सोनोरस का गुण पाया जाता है। ये सब क्या थे? ये धातु के गुण थे। अब यहाँ पर ये कहा गया है क्या अधातुओं में भी ऐसा होता है? तो क्रियाकलाप से समझते हैं। कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन के नमूने आपको एकत्र करना है। इन अधातुओं से 3.1 से 3.4, 3.6 तक के क्रियाकलापों आपको दोहराना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक सारणी बन रही है जिसमें तत्व है, चिन्ह है, सतह का प्रकार, कठोरता, अज्ञात वर्धनीयता, तन्यता, विद्युत चालकता और ध्वनिता। अब इनों को आपको खुद को बढ़ना है। सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं और अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की आप चर्चा करेंगे। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम जो है तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद भी होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर अपवाद क्या क्या है? एक तो मरकरी जो है ना, अपवाद है। क्यों? मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम जो होता है उसका गलनांक बहुत कम होता है। कम नहीं, बहुत कम। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखते हैं तो पिघलने लग जाएगी। कौन कौन? गैलियम और सीजियम को अगर आप अपनी हथेली पर रख देंगे, जबकि यहाँ पर धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है, जबकि इनों में ठोस गुण नहीं पाया जाता, और इनों में जो है गलनांक अधिक की जगह बहुत कम होता है। हाथ की हथेली पर अगर आप इनको रख कर देखते हैं, दोनों धातुओं को, गैलियम और सीजियम को, तो ये पिघल जाती है। ठीक। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती है, जबकि धातुएं चमकदार होती है। यहाँ पर आयोडीन क्या है? अपवाद है, अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वथनांक जो है अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप होता है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। डबल से पढ़ते हैं। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा जो है ना, कार्बन का एक अपर रूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होगा। कार्बन का एक अन्य अपर रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखो, क्षारीय धातुएं होती है जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये इतनी मुलायम होती है कि इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है, तभी तो कट जाती है। ठीक है। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, निम्न में से कौन सी धातुएं हैं जो चाकू से काटी जा सकती है, अगर आपको पहले ऑप्शन में लिथियम दे दे, सोडियम दे दे या पोटेशियम दे दे, तो वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रियाकलाप 3.8 देखो, मैग्नीशियम की एक पट्टी और थोड़ा सल्फर चूर्ण आपको लेना है। क्या लेना है? एक तो मैग्नीशियम की पट्टी लेनी है, यानी कि लोहे की तरह आती है, एक मैग्नीशियम की पट्टी लेनी है आपको, है ना। लोहा तो नहीं होगा उसमें क्योंकि आयरन नहीं है, मैग्नीशियम की है। थोड़ा सल्फर चूर्ण आपको लेना है। ठीक।
मैग्नीशियम की पट्टी का आपको क्या करना है, दहन करना है, इसको जलाना है। उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल लेना है। जो राख रहेगी, जो जल जाएगी, तो उसके बाद जो राख बचती है उसको पानी में आपको घोलना है। लाल और नीला लिटमस पेपर से जो है प्राप्त विलयन की आपको जांच करनी है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद प्राप्त होगा, क्या वो अम्लीय है, क्या वो क्षारीय है। नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल दे तो वो अम्लीय है, और अगर लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल दे तो वो क्षारीय है। इस टाइप से आपको जांच करनी है। अब सल्फर के चूर्ण का दहन करना है। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक परख नली लगाएंगे। देखिएगा, इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला लेंगे। ठीक, नीले तथा लाल लिटमस पेपर से जो है इस विलयन की अपन को जांच करनी है। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं? देखो, अधिकांश अधातुएं जो है ऑक्साइड प्रदान करती है, जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। वहीं अधिकतर धातुएं जो है क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती है। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अधातुएं मतलब कि अ मतलब होता है ऑक्साइड, धातुएं मतलब कि सॉरी अधातुएं मतलब कि अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, और धातुएं जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ऐसे याद रखना होगा। ऐसी धातुओं के उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर जो है द्रव है। अभी अभी अपन ने पढ़ा है ना, कौन है यहाँ पर कमरे के ताप पर द्रव कौन थी, अभी जस्ट पढ़ के गए हैं अपन। ये देखो, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मरकरी। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, इनको ऊर्जा ऊष्मा के सबसे अच्छी चालक कौन से होते हैं, यह क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, अभी जस्ट ऊपर निकले ही हैं। ठीक है ना, बाकी इधर उधर हो जाता है फिर पूरा। तो और ये जो सेशन अगर आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन वाला, तो मैं जैसे कह रहा हूँ, जैसे ही लेसन कंप्लीट होंगे फटाफट से आप लोगों के पूरे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ लेते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.21 और 3.24 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्नलिखित धातुओं के नमूने एकत्रित करने हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। अब देखो, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, यानी कि धातुओं को अगर हम वायु में दहन करेंगे तो नॉर्मल से बात है कि ऑक्साइड उनके बन सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार जो श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप से इनकी जांच करते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप में जो है शिक्षक का सहयोग बहुत आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए आपको जो है चश्मा लगाना होगा। एकत्रित की गई किसी धातु की चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन करना है। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया आपको दोहरानी है। इससे उत्पन्न पदार्थ को आपको एकत्र करना है। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने देना है। किसी धातु का दहन आसानी से होता है। जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इसके उत्पाद जल में घुलनशील है? देखो आगे देखते हैं। लगभग सभी धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है ना, धातु अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। उदाहरण के लिए जैसे कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का जो है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर के बीच में जो सेकंड लिखा है उसका मतलब होता है ये उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो 2Cu कॉपर होगा। कॉपर प्लस O2 के साथ रिएक्शन करके 2CuO बनाता है, यानी कि कॉपर डाइऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर जो सेकंड है वो ऑक्सीकरण अवस्था है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2Cu के आगे क्यों लिखे? यह समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखे जाते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित आप लोग कर ही देंगे, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में संतुलित करना सीखा था। चलो, अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं जो है ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं।
अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है। Al2O3 प्लस 6HCl, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2AlCl3 बन जाएगा प्लस 3H2 यहाँ पर रिलीज होगा। इसी प्रकार से Al2O3 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो 2NaAlO2 बन जाएगा, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट कहेंगे और जल बाहर निकल जाएगा H2O के फॉर्म में। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जो है जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। Na2O यहाँ पर जल के साथ रिएक्शन करके 2NaOH बनाता है। K2O H2O के साथ रिएक्शन करके 2KOH बनाता है। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रख दो तो आग पकड़ लेती है। कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है? वो है सोडियम और पोटेशियम। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु का कॉपर सेकंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड जो है अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आप जानते हैं, एनोडीकरण यानी कि जो है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जो बन जाती है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एनोडीकरण। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है और एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रगड़कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। ये याद रखना। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलताओं का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। क्रियाकलाप जस्ट आपके सामने है, क्योंकि आपको समझाने के लिए क्रियाकलाप ही बेस्ट है ना। देखो, इस क्रियाकलाप में भी आपको जो है शिक्षक की आवश्यकता होगी, है ना, क्योंकि कुछ गड़बड़ियाँ हो जाए, कुछ विस्फोट हो जाए तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए शिक्षक की आवश्यकता बहुत जरूरी है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने इसमें एकत्र करने हैं। ठंडा जल से जो है आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग अलग आपको डालना है। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है? ठंडे पानी के साथ जो है अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। तो इसी प्रकार का यहाँ पर पूरी चीज़ें लगी हुई है। निकास नली है, क्लैंप है, धातु है, वर्नर है, जल से भीगा कांच का तंतु है, कोथन नली है, स्टैंड लगा हुआ है, गैस जार है, H2 गैस बाहर निकलती है, अंदर निकलती है, इस टाइप से दिख रही होगी, है ना। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? थोड़ी देर बाद क्या धातु जल में तैरने लगती है? जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है उन्हें ऐसे बिक्रों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हो। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उनके लिए चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ उनकी अभिक्रिया को प्रेक्षित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं? जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आगे देखो, जल के साथ अभिक्रिया करके जो धातुएं हैं हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होती है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, लेकिन सभी धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती।
धातु अगर जल के साथ रिएक्शन कर रही है तो धातु ऑक्साइड प्लस H2 गैस दे रही है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस दे रही है। धातु ऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्शन कर लेती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर पोटेशियम के 2 अणु लिए हैं, उसी प्रकार से 2 अणु जल के लिए हैं और इसकी रिएक्शन कराई है तो 2KOH बनता है प्लस H2 गैस बाहर रिलीज होती है। 2Na प्लस 2H2O यहाँ पर लिया है और वो वापिस 2Na प्लस 2H2O लिया है, यानी कि 2NaOH एक्वस फॉर्म में निकलता है और H2 गैस बाहर निकलती है उसमें ऊर्जा के साथ। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O होगा लिक्विड फॉर्म में, तो CaOH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस H2 यहाँ पर रिलीज होगी। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती है। तो एल्यूमिनियम जल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो Al2O3 गैस सॉलिड फॉर्म में प्लस 3H2 गैस फॉर्म में निकलती है। इसी प्रकार से 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O के साथ रिएक्शन करती है तो Fe3O4 बनता है और H2 यहाँ पर रिलीज होती है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। कौन कौन? लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड, ये जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है? आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन देती है, ये तो आपको पता है। धातु प्लस तनु अम्ल के साथ रिएक्शन होगी तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनती है। लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? आइए पता करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। यदि नमूने मलिन हैं तो रेगमाल से रगड़कर उन्हें साफ कर लीजिए। सावधानी, सोडियम और पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इस बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परख नलियों में आपको डालना है। थर्मामीटर को परख नलियों में इस प्रकार लटका दें कि उनका बल्ब अम्ल में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया? तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आगे देखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में चेंज कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड यानी कि N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों में अंतर है। मैग्नीशियम Mg होता है, मैग्नीज Mn होता है। अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है, Mg की सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की, फिर यहाँ पर Fe की। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्या आप जानते हैं एक्वा रेजिया? एक्वा रेजिया क्या होती है? देखो, एक्वा रेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द होता है। रॉयल जल का लैटिन नेम होता है एक्वा रेजिया। इसको केमिस्ट्री की भाषा में जल को एक्वा बोलते हैं। रेजिया यानी कि रॉयल जल है। ये 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले ये क्षमता नहीं होती। दोनों मिलने चाहिए।
तभी बनेगा काम, नहीं तो नहीं, एक की क्षमता नहीं है। एक्वारेजिया बबकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से है एक है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। यहाँ देखो अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रियाएं करती है। तो फिर वापस से क्रियाकलाप आपके सामने है। क्रियाकलाप 3.12, कॉपर का एक स्वच्छ तार और आयरन की एक कील आपको लेनी है। कॉपर के तार को परख नली में रखे आयरन सल्फेट के विलयन और आयरन की कील को दूसरी परख नली में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने परीक्षणों को आपको रिकॉर्ड करना है। आपको किस परख नली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। ठीक, क्या आप अपने परीक्षणों की क्रियाकलाप 3.9, 3.10, 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। देखो यहाँ पर एक वापिस से धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया देखने को मिल रही होगी। अपन ने पिछली बार भी किया था, सेकंड चैप्टर में भी कुछ चीज़ें ऐसी ही आपको देखने को मिली होगी अगर आपने देखा होगा। कार्क है, यहाँ पर धागा लगा हुआ है। परख नली लोहे की कील एक कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी हुई है। एक तरफ आयरन सल्फेट का विलयन है जो येलो कलर का है, उसमें तांबे का तार लगा हुआ है, यानी कि वो कील व्हील मान सकते हो आप, है ना। परख नली स्टैंड है और लोहे की कील आपको जो है हाथ में देखने को मिल रही होगी। तो धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया यहाँ पर कराई जा रही है। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से जो है विस्थापित कर देती है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलताएं समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन जल अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलताओं की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सके। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, चारों पढ़ी थी, उसमें विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान और सरल है। अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है ना। यहाँ धातु ए है प्लस धातु बी का लवण विलयन लिया गया है, तो यहाँ पर जो है बी तो बाहर निकल जाएगी धातु, पर धातु ए का लवण विलयन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कहने का मतलब यह है कि उसकी जगह वो चला जाएगा, विस्थापन हो जाता है। क्रियाकलाप 3.12 में आपके परीक्षणों के आधार पर कॉपर और आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद क्रियाकलाप 1.9, 3.12 निम्नलिखित श्रेणी यानी कि सारणी 3.2 को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी जो है धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है। के होता है पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सोडियम है ना, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। अब घटती अभिक्रियाशीलता दिखेगी यहाँ पर। एफ आयरन है ना, पीबी लेड है, हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर तांबा, कॉपर को तांबा कहते हैं Cu से, Hg मरकरी जो है पारद भी इसको कहते हैं, Ag होता है सिल्वर और Au होता है गोल्ड। सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसकी है, गोल्ड की। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर घटते क्रम में दिखेगी, सबसे अधिक जो है पोटेशियम की रहती है। प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आता है, ये आप खुद कर सकते हैं आराम से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख लो, है ना। आगे देखो, धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रिया देखी। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है। 9वीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। हमने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में हम देख चुके हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह अपने m कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो L कोष इसका बाह्यतम कोष बन जाता है।
जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 परमाणु हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि 8 करने हैं। तो यदि सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसको आवश्यकता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं और इसके KLm कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्लोराइड ऋणायन जो है Cl- प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों तत्वों के बीच निम्नलिखित प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दे रखे हैं। देखो, एक तरफ लिखा हुआ है तत्वों के प्रकार, फिर लिखा है तत्व, फिर परमाणु संख्या है और फिर KLmn कोष लिखे हुए हैं। तो इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन एडजस्ट किया गया है देखो। उत्कृष्ट गैसें होती है हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम में परमाणु संख्या कौन सी है? 2, और इसके बाद जो कोष भरेंगे वो K वाले कोष में भर जाएंगे। ठीक है। फिर आता है नियोन, इसमें होती है परमाणु संख्या 10। तो K में कितने? 2, अधिकतम 2 ही भर सकते हैं। L में जो है अधिकतम 8 भर सकते हैं, भर दिए। आर्गन में जो है 18 होते हैं, तो 2 तो K कोष में, 8 L कोष में और M कोष में भी 8 भर देंगे। तो इस प्रकार से बाह्यतम कोष में 8 M भर दें, यानी कि ये भर देंगे। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब ये कवर हो जाएगी। अगर हम धातुओं की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है ये धातुएं हैं। सोडियम की संख्या होती है 11, तो 2, 8, 1 के क्रम में भरेंगे। मैग्नीशियम में 12 होती है, तो 2, 8, 2 के क्रम में भरेंगे। एल्यूमिनियम में 13, तो 2, 8, 3। पोटेशियम में 19, तो 2, 8, 8, 1 भरेंगे, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8, M कोष में 8 और N कोष में जो है इस टाइप से इलेक्ट्रॉन बनने होते हैं। तो पोटेशियम 19, 2, 8, 8, 1। कैल्शियम 20, तो 2, 8, 8, 2। अधातुएं होती है अपने नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये क्या है? अधातुएं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, तो 2 और 5 भर सकते हैं। ऑक्सीजन की 8 है, तो 2 और 6 भर देंगे। फ्लोरीन की 9 है, तो 2, 7 भर देंगे। फॉस्फोरस की 15 है, तो 2, 8, 5 भर देंगे। सल्फर की 16 है, तो 2, 8, 6 भर देंगे। क्लोरीन की 17 है, तो 2 और 8, 7 भर देंगे। ठीक है। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। सोडियम क्लोराइड कैसे पाया जाएगा? देखो, Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। तो Na यहाँ पर हो जाएगा Na++ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2, 8, 1, यानी कि 2, 8, 1। तो और ये सोडियम है, धन आयन यानी कि प्लस होता है किसी पर भी तो एक कम हो जाता है, तो 2, 8 हो जाएगा। Cl+E यानी कि Cl-, तो 2, 8, 7 है, तो इसमें माइनस जहाँ होगा वहाँ एक जुड़ जाता है, तो क्लोराइड आयन ऋण आयन यहाँ पर आ जाएगा 2, 8, 1 के रूप में। तो यहाँ पर Na+Cl- रिएक्शन करके दोनों का यहाँ पर Na+ और Cl- का बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। चलो आगे देखो। अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में दर्शाया गया है। Mg यहाँ पर होता है, इसका होता है 2, 8, 2, अभी अपन ने पढ़ा ही था। इसकी रिएक्शन, इसको तोड़ने पर बनता है Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2+ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मतलब कि 2 हटा देने हैं, तो 2 और 8 हो जाएंगे, 2 हट जाएंगे, मैग्नीशियम धनायन बन गया। Cl+ इलेक्ट्रॉन, तो Cl- है, तो मतलब कि एक जोड़ना है, तो 2, 8, 7 इधर था और 2, 8, 8 हो जाएगा, क्योंकि एक जोड़ दिया तो क्लोराइड ऋणायन बन जाएगा। इसी प्रकार से इनों का जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण यहाँ पर आपको चित्र में देखने को मिल जाएगा। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन और ऋणायन का नाम बता सकते हैं? यहाँ पर बर्नर है और यहाँ पर नमूना युक्त स्पेचुला है, इस टाइप से देखने को मिल रहा होगा। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयोडाइड
पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लेना है। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है? धातु की स्पैचुला पर जो है छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए और इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। अन्य नमूनों के साथ भी यही क्रिया आपको दोहरानी है। क्या आप देखते हैं? क्या यह नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं? क्या यौगिक पिघलते हैं? नमूने का जल पेट्रोल और केरोसिन में घुलने का प्रयास कीजिए। क्या यह घुलनशील है? चित्र 3.8 की तरह ही जो है परिपथ आपको बनाना है और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। क्या आप देखते हैं इस पर अन्य लवण नमूनों की जांच होती है? यहाँ पर यह डायग्राम दिख रहा है, बैटरी है, बल्ब है, स्विच है और ये पूरा बीकर है। इसमें ग्रेफाइट की छड़ें लगी हुई है जो और जांच वाला लवण इसमें लगाया गया है। समझ गए? चलो, कुछ आयनिक यौगिकों गलनांक और क्वथनांक ये आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। NaCl आयनिक यौगिक है, इसका गलनांक होता है 1074 और इसका क्वथनांक होगा 1686। LiCl होता है जिसका गलनांक होगा 887, 1600 इसका क्वथनांक होता है। CaCl2 होता है, इसका गलनांक होगा 1045, इसका क्वथनांक होगा 1900। CaO का जो है गलनांक होगा 2850, क्वथनांक होगा 3120। MgCl2 की बात करें तो गलनांक होता है 981 और 1685 इसका क्वथनांक हो जाएगा। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। भौतिक प्रकृति। धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस थोड़े कठोर होते हैं। यह यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर जो है टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता। विद्युत संयोजक यौगिक सामान्य जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में जो है अविलेय होते हैं। अविलेय मतलब कि घुलते नहीं हैं। विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में जो है दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का जो है चालन करते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, आप खुद से कीजिएगा। नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, एक सेशन आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन करा देंगे। देखो, धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूपर्टी धातुओं का मुख्य स्रोत होता है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम कहेंगे क्या? खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। आगे देखिएगा, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड जो है, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनियम, कॉपर, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। संकीर्णता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि यह कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जिंक, फेरस, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपर्टी में से यह मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार
अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, एक मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, एक उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिया गया है। निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, विद्युत अपघट्य पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड और कॉपर, कार्बन के उपयोग से अपचयन हो रहा है। प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति Au और Au, Ag और Au, है ना। अब देखो भाई, यहाँ क्या आता है, यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, है ना। अब अयस्कों का समंदरीकरण पढ़ेंगे। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें हम गेंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गेंग को हटाने की जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क और गेंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती है। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक जो है अपनाई जाती है। यहाँ आप देखेंगे अयस्क, फिर अयस्क का सांद्रण हो रहा है, जो भी 3 प्रोसेज में होगा, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। यहाँ पर देखो, उच्च अभिक्रियाशील धातु में होता है गलित धातु का विद्युत अपघटन, फिर होता है शुद्ध धातु में। इसी प्रकार से मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में भी कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क होंगे। कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन होगा और सल्फाइड अयस्क से वर्जन होगा, और प्राप्त क्या होंगे, धातु के ऑक्साइड। फिर धातु में अपचयन होगा और फिर धातु का शोधन हो जाएगा। फिर निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होते हैं, फिर उनका वर्जन होता है, फिर धातु, फिर परिष्करण होता है। ठीक है, अयस्क में धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण आपने पढ़े। आगे देखो, सक्रियता श्रेणी में नीचे जाने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनभिक्रियाशील होते हैं, अनभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड जो है केवल गर्म करने से धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो सीना बार है, यानी कि HGS कहते हैं सीना बार को। अगर आपसे सीना बार का सूत्र पूछ ले तो HGS होगा। मरकरी पारद एक अयस्क होता है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले म्यूक्रिक ऑक्साइड यानी कि HGO में परिवर्तित होता है, और अधिक गर्म करने पर जो है म्यूक्रिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। तो 2HGS होता है प्लस 3O2 होता है, तो 2HGO प्लस 2SO2 बन जाता है गैसीय फॉर्म में। तो 2HGO सॉलिड तापन द्वारा, 2HG लिक्विड प्लस O2 गैस। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे यानी कि कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। तो 2Cu2S प्लस 3O2 गैस तापन होगा यानी कि गर्म करेंगे, तो 2Cu2O यानी कि सॉलिड प्लस 2SO2 गैस बन जाएगा। इसी प्रकार से 2Cu2O प्लस Cu2S तापन से 6Cu गैस सॉलिड प्लस SO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। ये होता है पूरा। आगे देखो, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे कि आयरन है, जिंक है, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह धातु प्राय सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। ऑक्साइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम निष्पादन कहते हैं। जिंक के अयस्कों के भर्जन और निष्पादन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। देखो, वर्जन में क्या होता है, 2ZNS यानी कि ZNS होगी, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड यानी कि ZNO बन जाएगा, प्लस यहाँ पर SO2 जो है बाहर निकल जाती है। ये ध्यान आपको रखना है। निष्पादन में क्या होता है, ZnCO3 होता है, उसको गर्म करते हैं तो ZNO प्लस CO2 बाहर निकलती है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में जो है अपचयित हो जाती है। ZNO देख रहे हो आप,
उसको कार्बन के साथ रिएक्शन की जा रही है, गर्म किया जाता है, तो Zn अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगी। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रम में आप पहले से ही परिचित हैं। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम होता है। कार्बन यानी कि कोयले का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचाय के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। 3MnO2 प्लस 4Al, तो यहाँ पर 3Mn निकलेगा और साथ में 2 अणु जो है Al2O3 के सॉलिड फॉर्म में निकलेगा, साथ में ऊष्मा। रेल पटरियों को यहाँ पर संघनित कर दें यानी कि जोड़ता हुआ थर्मिट जो है प्रक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है? यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, जो कि हमने पढ़ा भी था। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीन पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। Fe2O3 जो है सॉलिड स्टेट में है, प्लस 2Al यहाँ पर लिया जाएगा, तो यहाँ 2Fe प्लस Al2O3 बन जाता है, प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को उनके गलित क्लोराइडों की विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है और एनोड यानी कि धन आवेशित इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन मुक्त होती है। अभिक्रियाएं इस प्रकार है। कैथोड पर जो है Na++ इलेक्ट्रॉन होगा तो Na बन जाएगा। एनोड पर जो है 2Cl यानी कि Cl2+2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं धातुओं के परीक्षण की। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इसमें अपद्रव्य होता है, जिन्हें हटाकर ही जो है शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि होती है विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, विद्युत अपघटनी परीक्षण। देखो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत अपघटनी परीक्षण में जो है कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, है ना, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परीक्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है। इस प्रक्रम में जो है अशुद्ध धातुओं को तो एनोड पर रखेंगे, शुद्ध धातुओं की जो पतली परत है उसको कैथोड पर बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जा सकता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु जो है विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है और अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है और एनोड पक करते हैं। अब यहाँ पर हम संक्षारण की बात करेंगे। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, यह होता है विद्युत अपघटनी परीक्षण का। एनोड और कैथोड दिख रहा होगा, है ना, तो Cu2+ और Cu2- यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एनोड पर कैथोड पर अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है, टैंक है और इसमें अवक्षेप यानी कि एनोड पंख लगा हुआ है। ठीक है, जो अशुद्धियाँ हैं वो एनोड की तली में आके बैठ जाती है, उसे हम कहते हैं एनोड पंख। अब संक्षारण हम पहले पढ़ चुके हैं कि लोहे पर जंग लगना, वही चीज़ है। संक्षारण को अध्याय 1 में आपने पढ़ा होगा। ठीक, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, मतलब चांदी की वस्तुएं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप खुद से कर सकते हैं। आगे देखो, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है
और यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रिकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं जंग। आइए उन परिस्थितियों का पता करते हैं जिनमें लोहे पर जंग लग जाती है। यहाँ पर क्रियाकलाप 3 परखनलियाँ दे रखी है, तीनों में कीलें डाल रखी है। इन परखनलियों का ए बी सी नाम दिया गया है। परखनली ए में थोड़ा जल डालकर उसे कोर्क से जो है बंद कर दिया गया। परखनली बी में जो है उबलता हुआ आश्वित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाई और कोर्क से बंद कर दिया। तेल जल पर तैरने लगेगा और वायु को जल में विलय होने से रोक देगा। फिर इसके बाद देखो परखनली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कोर्क से बंद कर दिया। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। इन परखनलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद इनका परीक्षण आपको करना है। तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जो कि शुष्क कर्मक है, यानी कि शुष्क वायु इसमें मौजूद है। देखो आगे क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। आप देखेंगे कि परखनली ए में रखे लोहे की कीलों का जंग लग जाता है, क्योंकि उसमें पानी डाल दिया, नॉर्मल सी बात है। बी और सी में जंग नहीं लगेगा, क्योंकि परखनली ए की कील वायु और जल दोनों के संपर्क में है। परखनली ए की कील केवल जल के संपर्क में रहती है ना। और परखनली सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्था के बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखो संक्षारण में सुरक्षा। अब जब भी किसी चीज़ पर जंग लग जाता है तो उस पर हम पेंट कर देते हैं ताकि वो लंबा चले। संक्षारण से सुरक्षा यानी कि पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन यानी कि लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उसे कहते हैं हम यशद लेपन। क्रोमियन लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे की जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपन वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिस्तावन है। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है और गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिला दिया जाता है तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकल तथा क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कि कठोर होता है और इसमें जंग भी नहीं लगता। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, गलाया जाता है उसको। तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में उसमें मिलाया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। यहाँ देखो, क्या आप जानते हैं शुद्ध सोने का भाव अभी बहुत ज़्यादा है। शुद्ध सोने को जो है 24 कैरेट कहते हैं। काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाता है। यदि कोई एक धातु पारद है, मरकरी, इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक जो है कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते यानी कि Cu और Zn की मिश्र धातु, पीतल और ताम्र एवं टिन यानी कि कॉपर और टिन की मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। तांबे का उपयोग जो है विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टिन यानी कि Pb और Sn की मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की जो है परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं भाई परस्पर वेल्डिंग के लिए? टिन और शीशा, Pb और Sn का, है ना, बाय मिस्टेक हो गई। चलो यह भी जानिए, यहाँ पर दिल्ली स्थित लौह स्तंभ आपको दिख रहा होगा, प्राचीन भारतीय धातु क्रम का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पूर्व लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की और इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार में निकट स्थित है और यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा और इसका भार जो है 6 टन यानी कि 6000 किलो है। प्रश्न आपके सामने है। अब आता है कि आपने चैप्टर में क्या सीखा, है ना।
देखो, तत्वों को धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अधातुएं अम्लीय गुण दर्शाती है, धातुएं क्षारीय गुण दर्शाती है, ऐसा भी कुछ था, है ना। धातुएं तन्य होती है, अज्ञात वर्धनीय होती है, चमकीली होती है, ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है और साथ में इनों में सोने रस का गुण भी पाया जाता है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है और कमरे के ताप पर जो है पारद द्रव होता है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। इन ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जल और तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलताएं भिन्न भिन्न होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उनका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु क्रम कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं और एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से लोहा जैसी कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इसी परिघटना को लोहे पर जंग लगना या संक्षारण कहते हैं, है ना। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। यह न तो अज्ञात वर्धनीय होते हैं न तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। अधातुएं जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है क्योंकि अधातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनती है। अधातुएं जो है ऑक्साइड होती है और यह अम्लीय या उदासीन होती है। अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है और यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये धातु और अधातु वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया है। ज़्यादा थ्योरी बेस्ड था, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।